Welcome to Legalite Academy. So in today's video, we will discuss legal reasoning in one shot. As you all know, the CLAT exam is around the corner. कुछ ही दिनों में CLAT का एग्जाम है, तो कौन कौन सी ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज है जो हम फॉलो कर सकते हैं लीगल रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए. So as you all know, the CLAT exam checks both of your parts. One is your legal reasoning as well as your legal awareness. Legal reasoning के जितने भी topics हैं जैसे law of torts, law of contracts, इनके साथ साथ legal awareness भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है. जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की कोई भी important judgment, कोई भी change of laws जो हमारे country में आया है, ये सब भी आपके लिए बहुत important रहेगा. Now, if we talk about the topics of the exam, so these are the topics that are asked in the CLAT exam: law of torts, law of contracts, criminal laws, as well as some other laws जो miscellaneous में हम पढ़ते हैं. बात करें अगर हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स की, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज अ टॉर्ट? तो अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग. So in tort law, we also study about legal injury. Legal injury में हम Ashby versus White का केस पढ़ते हैं, जिसमें we study about injuria sine damnum and damnum sine injuria. The most important topic in tort is strict and absolute liability. आपसे strict और absolute liability CLAT में ज़रूर पूछा जाता है. General defenses में voluntary non-fit injuria के भी questions काफ़ी बार आए हुए हैं. बाकी nuisance, negligence, nervous shock, these all are within the purview of the law of torts. Next, अगर हम बात करें law of contracts की, तो the first thing is what is a contract? So contract एक agreement होता है which is enforceable by law. In simple terms अगर हम बात करें, दो parties A और B आपस में एक दूसरे को ऑफर देते हैं. जिसने ऑफर दिया दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है, प्रोमिसेस होते हैं, कंसिडरेशन जुड़ने के बाद वो अग्रीमेंट बन जाता है. अगर अग्रीमेंट में लॉफुल कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, नाउ इट कैन बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, सो इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में भी हम पढ़ते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. हम बात करें इंपॉर्टेंस की, तो रूल ऑफ एक्सेप्टेंस में क्वेश्चंस आते हैं. बात करें क्लैट 2021 के क्वेश्चन पेपर की, तो उन्होंने दो पैसेजेस इसी क्वेश्चन पे दिए थे कि कब और कैसे कहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है. सो अदर थिंग इन कॉन्ट्रैक्ट इज फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट, कंसेंट किसी भी पार्टी की 5 चीज़ों से फ्री होनी चाहिए: कोहर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन एज वेल एज फ्रॉड. कॉन्ट्रैक्ट्स में ही हम अग्रीमेंट्स, वॉइड अग्रीमेंट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करते हैं. द लास्ट थिंग इज वेजरिंग अग्रीमेंट्स, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड बेलमेंट. तो वेजरिंग अग्रीमेंट्स और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जहाँ की अगर हम बात करें वेजरिंग अग्रीमेंट्स की, सो दीज अग्रीमेंट्स आर वॉइड. Now, if we talk about another important topic is the BNS. So, as you all know, from the 1st of July, our criminal laws has been changed. पहले जब हम IPC पढ़ते थे, अब वो BNS बन चुका है. तो BNS पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. पैसेज क्रिमिनल लॉज पे आएगा ही आएगा, और आपसे जो जो चेंजेस BNS में लाए गए हैं उनके बारे में क्वेश्चन किया जाएगा. अब वो IPC नहीं पूछेंगे, अब वो BNS के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे. सबसे पहले अगर हम बात करें BNS की, तो BNS होता क्या है? BNS एक सब्सटैंटिव लॉ है जो किसी भी क्राइम को डिफाइन करता है एज वेल एज उसकी पनिशमेंट बताता है. BNS में ही हम पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या होती है, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या होते हैं, कौन कौन से क्राइम होते हैं, जैसे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन, क्राइम अगेंस्ट स्टेट. क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन की अगर हम बात करें, तो क्राइम ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा. एज यू ऑल नो, CA का भी ये टॉपिक है. 9th of August जो कोलकाता केस हुआ है, उसकी इम्पॉर्टेंस देखकर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट. अगर हम देखें ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इनकोएट ऑफेंसेस जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एज वेल एज अबेटमेंट की बात करता है, तो यही कुछ टॉपिक्स हैं जो हम BNS में पढ़ते हैं. नेक्स्ट, इफ़ वी टॉक अबाउट मिसलेनियस टॉपिक, तो अदर लॉज हम जब भी पढ़ते हैं उसमें वी स्टडी अबाउट IPR लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या होता है. देन वी स्टडी अबाउट फैमिली लॉज.
फैमिली लॉज में वी हैव स्टडीड कि कैसे मैरिज लॉज होते हैं, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन एज वेल एज सक्सेशन। सो इसी में एक सीए का टॉपिक भी आता है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो बच्चे सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि यूसीसी होता क्या है। तो यूसीसी का सिंपल मतलब है जितने भी पर्सनल लॉज होते हैं, जो ये 5 हमारे पर्सनल लॉज है, जो मुस्लिम्स के लिए डिफरेंट है, हिंदूज़ के लिए डिफरेंट है, क्रिश्चियंस के लिए डिफरेंट है, उन सबको यूनिफाई कर देना ही यूसीसी का मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट सीपीसी एंड बीएनएस, बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी हमने क्रिमिनल लॉज में पढ़ा था, जिसमें हम एविडेंस का मतलब समझते हैं, ओरल एविडेंस क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन, दैट इज द डॉक्ट्रीन ऑफ रेस जेस्टे। तो रेस जेस्टे क्या होता है, इसके बारे में भी हम इंडियन एविडेंस एक्ट, दैट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंडर पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीपीसी, तो सिविल प्रोसीजर कोड में हमने बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन जो रेस जुडिकाटा की बात करती है उसके बारे में भी पढ़ा था। अब अगर हम बात करें सिलेबस की, तो ये सब थे आपके सिलेबस, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, बीएनएस एंड मिसलेनियस लॉ। इसी सिलेबस में आपको स्ट्रिक्ट रहना है, इससे बाहर नहीं जाना। सिलेबस जब भी आपसे क्लैट वाले क्वेश्चंस पूछते हैं तो इससे ही रिलेटेड पूछते हैं। अगर वो आपसे कुछ डिफरेंट पूछ रहे हैं जो इनमें कवर्ड नहीं है, तो उसके सारे आंसर आपके पैसेज में ही होंगे। आपको सारे आंसर सिर्फ और सिर्फ पैसेज में मिलेंगे, पैसेज से बाहर आपको कभी भी नहीं जाना। अब अगर हम बात करें एग्ज़ाम में पैसेजेस को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी की, तो क्योंकि पैसेजेस आपके 250 to 300 वर्ड्स के आते हैं, कई बार 400 वर्ड्स के भी पैसेजेस आते हैं, तो पैसेजेस को डायरेक्ट हमें पढ़ना नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चंस पे ध्यान देना है कि क्वेश्चंस आपसे क्या कह रहे हैं। क्वेश्चंस आपसे ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछ रहे हैं, टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, एज लिमिट पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चंस को देखने के बाद आप वापस से पैसेज पे जाइए, पैसेज को रीड करिए, पूरा पैसेज अंडरलाइन मत करिए, जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उनको मार्क करिए, और जो आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है कुछ, वो पैसेज के साइड में आप छोटा छोटा लिख सकते हैं। क्लैट में क्वेश्चन पेपर पे लिखना अलाउड होता है, आपको रफ वर्क के लिए आप पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, साइड में जो भी लिखना है छोटा छोटा उसको लिखते जाओ, फिर उसके बाद आप उसको सॉल्व करिए। जहाँ तक हम बात करते हैं टाइम पीरियड की, तो 3 मिनट से ज़्यादा किसी भी पैसेज में आपको इन्वेस्ट नहीं करने। 2 to 3 मिनट्स के अंदर आपको वो पैसेज पढ़ लेना है। टोटल पैसेज को सॉल्व करने की टाइम पीरियड की बात करें तो मैक्सिमम 6 to 7 मिनट्स किसी भी पैसेज को सॉल्व करने के लिए आपको लगनी चाहिए, क्योंकि 120 क्वेश्चंस आते हैं, तो सारा टाइम आप लीगल में नहीं स्पेंड कर सकते। सो यू हैव टू गिव मैक्सिमम ऑफ 22 to 23 मिनट्स सारे लीगल के पैसेज को सॉल्व करने के लिए, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर हम पर पैसेज की बात करें तो 6 to 7 मिनट्स इज मोर देन इनफ टू सॉल्व अ सिंगल पैसेज। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करते हैं क्लैट के क्वेश्चन पेपर की, सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2024। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर टुगेदर, और हम देखते हैं कि पेपर में भी हमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सो एज यू कैन सी, दिस क्वेश्चन पेपर इज रिगार्डिंग द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में ये बात कर रहा है। जैसे ही आप इस क्वेश्चंस को देखते हैं, सीधा सबसे पहले आप जाइए क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, देखिए कितने छोटे क्वेश्चंस हैं। सो दे आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव, देन दे आर आस्किंग यू हु मेक्स अप जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, व्हाट इज द रोल ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो हमें क्वेश्चन से आइडिया मिल गया है कि वो ऑब्जेक्टिव की, रोल की, इन सब की बात कर रहे हैं। अब अगर हम वापस जाते हैं हमारे पैसेज पे, सो लेट्स सी द पैसेज वेरी क्विकली। फर्स्ट थिंग, इंडियन लीगल सिस्टम प्लेस करता है significant emphasis on protecting the rights and welfare of children, the Juvenile Justice Board 2015। ठीक है, इसका अल्टीमेट गोल क्या है? द अल्टीमेट गोल इज rehabilitation and reintegration into the society। Next, one of the key provision of the act is establishment of Juvenile Justice Board. These board consist of Metropolitan Magistrate, Judicial Magistrate of the first class and 2 social workers। तो ये हमारे लिए important है, कौन कौन इस बोर्ड में होते हैं, इस बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है।
The primary function of the JJB is to determine the age of juvenile, circumstances in which the offence was committed, whether a juvenile should be sent to a special home or released. तो जुवेनाइल को स्पेशल होम में डालना, रिलीज करना या प्रोबेशन पे भेजना, ये सब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही डिसाइड करता है. नेक्स्ट, The Act makes a clear distinction between child in conflict with the law and child in need of care and protection. तो दोनों में एक डिफरेंस है. एक बच्चा जो लॉ के कॉन्फ्लिक्ट में है, दूसरा इज अ चाइल्ड हु नीड्स केयर एंड प्रोटेक्शन. नेक्स्ट, a child in conflict with the law is the one who has committed an offense, while a child in need of care and protection is a child who is vulnerable or at risk and requires special care and support. For children between the ages of 16 and 18 years who have committed heinous offences, they can be tried as an adult subject to the preliminary assessment by the Juvenile Justice Board. तो कोई भी बच्चा 16 से 18 की एज में जो है उसको हम ट्राई करेंगे एज एन एडल्ट, ये भी डिसाइड करता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड. इफ द बोर्ड डिटर्मिन्स दैट द चाइल्ड शुड बी ट्राइड एज एन एडल्ट, द केस इज ट्रांसफर्ड टू द रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट्स. The Act also places restriction on the publication of information that could lead to identification of the juvenile offender. This is done to protect the privacy. तो जितने भी juveniles होते हैं उनकी identity को भी हम hide करते हैं, protect करते हैं उनकी privacy को. Now let us see these questions. First question is, what is the primary objective of the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act? तो हम पीछे पैसेज में पढ़ के आए हैं rehabilitation and reintegration. तो कहाँ पे आपका rehabilitation and reintegrate? So you can see this is the correct answer, to rehabilitate and reintegrate children in conflict with the law. यही हमारा primary objective है Juvenile Justice Act का. Next, if we see नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेक्स अप द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड? तो पीछे हमने पढ़ा था मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड 2 सोशल वर्कर्स. सो एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और एक या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड 2 सोशल वर्कर्स, यही सब होते हैं हमारे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so the next question is, what is the role of the juvenile justice board? तो हम देख के आए juvenile justice board पैसेज कह रहा था rehabilitation के लिए, reintegrate के लिए. Now let's see the answer. To determine the punishment for juvenile offenders, no, this is not the role. To decide whether a child should be sent to a regular prison, हो सकता है. Now let's see the third option. To assess the age and circumstances of the juvenile and make decision on rehabilitation. तो ये एक्सेस करना कि बच्चा कैसा है, उसको हम नॉर्मल हाउस में, करेक्शन होम में भेजेंगे या फिर जुवेनाइल बोर्ड के अंडर वो ट्राई होगा उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए. सो आंसर सी इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. Now let's see the next question. What is the distinction between a child in conflict with the law and child in need of care and protection? तो यही सेम चीज पैसेज में भी बताई गई थी. Now if we see on the question, so let's see the answer. B ऑप्शन कह रहा है, child in conflict with the law has committed a crime while a child in need of care and protection is vulnerable or at risk. तो यही सेम लाइन हमारे पैसेज में भी मेंशन थी. So for this question, option B will be the most correct answer. Now let us see the last question. Under what circumstances can children between the ages of 6 to 18 years can be tried as an adult? So this answer would be when they have committed any offense regardless of the severity, no. When they reach the age of 18 years, no. So B ऑप्शन कह रहा है आफ्टर अ प्रीलिमिनरी असेसमेंट बाय द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड. जब हमने पैसेज पढ़ा था, पैसेज में भी यही लिखा हुआ था कि पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड प्रॉपरली उसको एसेस करेगा, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि हम किसी चाइल्ड को बिटवीन द एज ऑफ 16 एंड 18 ईयर्स एज एन एडल्ट ट्राई करेंगे या नहीं करेंगे. सो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर B विल बी द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन. नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन फॉर दिस. What is the purpose of placing restriction on the publication of information related to juvenile offenders? So passage में भी लिखा हुआ था जो भी juvenile offenders होते हैं उनकी privacy को हम protect करते हैं. So इसका purpose क्या है कि हम publication नहीं करते उनकी information? पहला,
To increase the age of criminal responsibility, no, we don't want to increase the age of criminal responsibility. To protect the privacy and future prospect of the child, perfect answer, उनकी privacy को protect करने के लिए. Next option कह रहा है to encourage public shaming, no. Next, to help law enforcement track juvenile offenders, so no. ऑप्शन बी विल बी द मोस्ट करेक्ट आंसर. उस जुवेनाइल की प्रिवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पब्लिकेशन नहीं करते रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 16 to 18 years. So this was all about the discussion of the question paper as well. पेपर में भी आपको ऐसे ही करना है. यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन फोकस ऑन द पैसेज. जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप पैसेज में अंडरलाइन कीजिए. कुछ भी आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है आप साइड में छोटा छोटा लिख सकते हैं और मैक्सिमम 6 to 7 मिनट्स में कोशिश कीजिए कि वो पैसेज सॉल्व हो जाए. उससे ज़्यादा आप किसी भी पैसेज में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते. सो हियर कम्स द एंड ऑफ द सेशन. हमने सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी एज वेल एज स्ट्रैटेजी भी डिस्कस की है कि एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है. सो दिस कम्स टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप जाके अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करें. टेंशन नहीं लेनी है. OMR शीट्स को भी अच्छे से फिल करना है और वहाँ पे यू विल बी सक्सेसफुल इन दिस एग्ज़ाम. बस आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना है, थोड़ा बहुत पास्ट क्वेश्चन पेपर्स को देखना है एंड द एग्ज़ाम वुड बी वेरी गुड एंड द ऑड्स विल बी एवर इन योर फेवर. सो थैंक यू.